नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या सिंह तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। आयुष मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना के लिए मेजबान देश समझौते पर हस्ताक्षर किए। ऑस्ट्रेलिया ने ग्रेट बैरियर रीफ में व्यापक विरंजन की पुष्टि की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते का अनावरण किया। केंद्र सरकार ने कहा, राज्य सरकारें भी अपनी सीमाओं के भीतर किसी धार्मिक या भाषाई समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा दे सकती हैं। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का अनुमानित आकार 36,795 करोड़ रुपए पहुंचा और भारत वेब 3 का हब बनने की ओर बढ़ रहा है। और आइए अब सभी खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहली खबर स्वास्थ्य एवं चिकित्सा क्षेत्र से। आयुष मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना के लिए मेजबान देश समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। WHO GCTM यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र की स्थापना गुजरात के जामनगर में की जाएगी। ये दुनिया भर में पारंपरिक चिकित्सा के लिए पहला और सुदूर स्थित एकमात्र वैश्विक केंद्र होगा। इस केंद्र का लक्ष्य आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सहायता से दुनिया भर में मौजूद पारंपरिक चिकित्सा की क्षमता का उचित दोहन करना है। इससे दुनिया भर में लोगों के समग्र स्वास्थ्य में सुधार लाने में मदद मिलेगी। GCTM यानी ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन के कई लाभ होंगे। इससे पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों और इसके उत्पादों के संबंध में साक्ष्य आधारित ठोस नीतियां बनाने और मानक तैयार करने में मदद मिलेगी। इससे देशों को उनकी स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों में पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों और इसके उत्पादों को उचित रूप से शामिल करने में मदद मिलेगी। ये सर्वोत्तम और संधारणीय प्रभाव के लिए पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों की गुणवत्ता और सुरक्षा को विनियमित करने में मदद करेगा। ये पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के लिए साक्ष्य आधार को मजबूत करने के लिए विज्ञान का उपयोग करने में मदद करेगा। और आइए अब आपको बताते हैं कि ट्रेडिशनल मेडिसिन यानी कि पारंपरिक चिकित्सा क्या है। WHO के मुताबिक इसका मतलब है स्वास्थ्य देखभाल या उपचार के लिए विश्व के अलग अलग संस्कृतियों के देशज सिद्धांतों, पारंपरिक ज्ञान, मान्यताओं और अनुभवों पर आधारित चिकित्सकीय ज्ञान, कौशल और चिकित्सा पद्धतियों के उपयोग से। इनका उपयोग स्वास्थ्य देखभाल में तथा शारीरिक एवं मानसिक बीमारियों की रोकथाम, डायग्नोसिस, इलाज या उपचार में किया जाता है। इसके दायरे में प्राचीन चिकित्सा पद्धतियां जैसे कि एक्यूपंक्चर, आयुर्वेदिक चिकित्सा, हर्बल मिश्रण आधारित चिकित्सा और साथ ही आधुनिक चिकित्सा भी शामिल है। भारत में पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली में शामिल है आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी तथा सोवा रिगपा। भारत में पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जैसे कि इसके लिए राष्ट्रीय आयुष मिशन आरंभ किया गया। योग से जुड़े पेशेवरों के स्वैच्छिक प्रमाणन के लिए एक योजना आरंभ की गई। योग प्रमाणन बोर्ड यानी योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड की स्थापना की गई। आयुष सूचना प्रकोष्ठ की स्थापना की गई। और आइए अब आपको बताते हैं GCTM के 4 मुख्य रणनीतिक क्षेत्रों के बारे में। ये 4 क्षेत्र होंगे नवाचार और प्रौद्योगिकी, साक्ष्य और लर्निंग, संधारणीयता और समता, डेटा और उसका विश्लेषण। अगली खबर पर्यावरण प्रदूषण एवं जलवायु परिवर्तन से जुड़ी है। ऑस्ट्रेलिया ने ग्रेट बैरियर रीफ में व्यापक विरंजन की पुष्टि की है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्रेट बैरियर रीफ एक व्यापक विरंजन घटना का सामना कर रही है। वर्ष 2016 से ग्रेट बैरियर रीफ में प्रवाल विरंजन की ये चौथी घटना है। ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति प्रणाली है। इससे पहले हीट वेव की वजह से ग्रेट बैरियर रीफ को वर्ष 2016, वर्ष 2017 और 2020 में 3 व्यापक विरंजन घटनाओं का सामना करना पड़ा था। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट से जुड़ी है और लगभग 2300 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैली हुई है। इसके अद्भुत सार्वभौमिक मूल्य की वजह से इसे वर्ष 1981 में वर्ल्ड हेरिटेज एरिया घोषित किया गया था। ग्रेट बैरियर रीफ की स्थापना कोरल पॉलिप्स नामक अरबों अत्यंत छोटे जीवों से बनी हुई है। प्रवाल विरंजन की घटना मुख्य रूप से समुद्र के तापमान में अधिक वृद्धि की वजह से होती है। इससे स्वस्थ प्रवालों पर दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से प्रवाल अपने उत्तकों में निवास करने वाले सहजीवी शैवाल को बाहर निकाल देते हैं। इससे प्रवाल का रंग सफेद हो जाता है। वर्तमान प्रवाल विरंजन घटना की खास बात ये है
कि ये ऐसे समय में घटित हो रही है जब ऑस्ट्रेलिया में लानीना का प्रभाव देखा जा रहा है। आपको बता दें कि लानीना समुद्री जल को ठंडा करने वाली एक भौगोलिक परिघटना है। प्रवाल भित्तियां बेहद छोटे और नरम शरीर वाले अकशेरुकी जीवों की एक बड़ी कॉलोनी होती है। इन जीवों को कोरल पॉलिप्स कहते हैं। ये जीव जूजेंथले नामक छोटे शैवालों जैसे सजीवों के साथ सहजीवी संबंध बनाकर रहते हैं। कोरल पॉलिप्स पोषक तत्वों के बदले में जूजेंथले को संरक्षण प्रदान करते हैं। साथ ही जूजेंथले भी प्रवालों को अलग अलग रंग प्रदान करते हैं। भारत में 4 प्रवाल भित्ति क्षेत्र हैं: मन्नार की खाड़ी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप द्वीप समूह और कच्छ की खाड़ी। प्रवाल भित्तियां पृथ्वी पर मौजूद सर्वाधिक जैव विविधतापूर्ण और उत्पादक पारितंत्रों में से एक हैं। ये तटरेखाओं के लिए प्राकृतिक अवरोधक के रूप में कार्य करते हैं। ये तटों को तूफान, हरिकेन और चक्रवातों से होने वाले नुकसान और बाढ़ से बचाते हैं। अगली खबर द्विपक्षीय करारों से संबंधित है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते का अनावरण किया। हाल ही में यूएई में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने सेपा को अंतिम रूप देने की घोषणा की है। इसके 1 मई 2022 से लागू होने की उम्मीद है। इस समझौते पर फरवरी 2022 में आयोजित भारत यूएई वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे। भारत ने पिछले 10 साल में किसी भी दूसरे देश के साथ ऐसे व्यापक और पूर्ण मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप नहीं दिया था। इस प्रकार ये पिछले 1 दशक में भारत द्वारा हस्ताक्षरित पहला व्यापक और पूर्ण मुक्त व्यापार समझौता है। इस समझौते में वस्तु व्यापार, सेवा व्यापार, रूल्स ऑफ ओरिजिन, टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स टू ट्रेड, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी उपाय, विवाद समाधान आदि शामिल होंगे। इस समझौते यानी सेपा का महत्व ये होगा कि इसके तहत सेवा व्यापार को भी शामिल किया जाएगा। इससे भारत को संयुक्त अरब अमीरात द्वारा प्रदान की जाने वाली तरजीही बाजार पहुंच का लाभ मिलेगा। भारतीय निर्यातकों को यूएई के माध्यम से पश्चिम एशियाई देशों, अफ्रीका आदि तक पहुंच प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। यूएई संपूर्ण अफ्रीका और विश्व के कई अन्य हिस्सों के लिए प्रवेश द्वार का काम करता है। सेपा से दोनों देशों के बीच अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय वस्तु व्यापार $100 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2021 में ये $43 बिलियन के आसपास था। भारत यूएई संबंधों की बात करें तो चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है। साथ ही यूएई भारतीय वस्तुओं के लिए दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य भी है। डेजर्ट ईगल जैसे नियमित सैन्य अभ्यासों के माध्यम से क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए दोनों देश समुद्री सुरक्षा के मामले में भी आपसी सहयोग कर रहे हैं। यूएई में भारतीय प्रवासियों की संख्या सबसे ज्यादा है, जो कि 35 लाख के आसपास है। इसके चलते यूएई से भारत को बहुत अधिक रेमिटेंस प्राप्त होता है। वर्ष 2019 में ये रेमिटेंस $17.06 बिलियन था। विदेशों में कार्यरत प्रवासी या कामगार जैसे कि साधारण मजदूर, डॉक्टर, इंजीनियर आदि जब अपने देश में माता पिता या परिवार को धनराशि भेजते हैं तो उसे रेमिटेंस या धन प्रेषण कहते हैं। भारत यूएई अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी आपसी सहयोग कर रहे हैं। कुछ समय पहले इसरो ने यूएई के पहले नैनो सैटेलाइट को लॉन्च किया था। इस नैनो सैटेलाइट का नाम नाइफ 1 था। और आइए अब आपको बताते हैं व्यापार समझौतों के अलग अलग प्रकारों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं मुक्त व्यापार समझौते यानी FTA की। ये 2 या 2 से अधिक देशों के बीच संपन्न होने वाला एक व्यापारिक समझौता है। इसके तहत भागीदार देश एक दूसरे को तरजीही व्यापार शर्तों पर द्विपक्षीय व्यापार की अनुमति देते हैं। साथ ही FTA में टैरिफ या प्रशुल्क संबंधी रियायतें भी प्रदान करते हैं। इस प्रकार के समझौतों में उत्पादों और सेवाओं की एक नकारात्मक सूची तैयार की जाती है। इस सूची में शामिल उत्पादों और सेवाओं पर FTA की शर्तें लागू नहीं होती हैं। ये तरजीही व्यापार समझौते यानी प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट की तुलना में ज्यादा व्यापक होता है। दूसरे शब्दों में FTA को PTA का अगला चरण माना जाता है। और इसके बाद होता है सेका। सेका यानी व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता और व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता यानी सेपा। ये दोनों FTA की तुलना में ज्यादा व्यापक होते हैं। दूसरे शब्दों में इन दोनों को FTA का अगला चरण माना जाता है। सेका में आमतौर पर केवल व्यापार प्रशुल्क और टैरिफ कोटा दरों पर समझौतों को शामिल किया जाता है। ये सेपा की तुलना में कम व्यापक होता है। दूसरे शब्दों में सेपा को सेका का अगला चरण माना जाता है। सेपा के तहत सेवा व्यापार और निवेश पर समझौतों को शामिल किया जाता है। इसमें आर्थिक साझेदारी के अन्य क्षेत्र जैसे कि ट्रेड फैसिलिटेशन या व्यापार संबंधी सहूलियत, सीमा शुल्क सहयोग और बौद्धिक संपदा अधिकार आदि भी शामिल होते हैं।
अगली खबर संघवाद से संबंधित है। केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्य सरकारें भी अपनी सीमाओं के भीतर किसी धार्मिक या भाषाई समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान कर सकती हैं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि जिन राज्यों में हिंदू या अन्य समुदाय कम संख्या में मौजूद हैं, वे अपने यहाँ ऐसे समुदाय या समुदायों को अल्पसंख्यक घोषित कर सकते हैं। इस कदम से ऐसे समुदायों को अपनी भाषा या धर्म से जुड़े संस्थानों की स्थापना और देखरेख करने का अधिकार मिल सकेगा। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पर सुनवाई के दौरान ये जवाब दिया है। दरअसल इस याचिका में कुछ राज्यों जैसे कि मिजोरम और पंजाब में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने की मांग की गई है। इस याचिका पर जवाब देते हुए केंद्र ने वर्ष 2002 में TMA पाई केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय और उसके तहत निर्धारित सिद्धांतों का हवाला दिया है। TMA पाई केस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि संविधान के अनुच्छेद 30 के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को राज्यवार मान्यता दी जानी चाहिए। केंद्र ने स्पष्ट किया है कि संविधान के तहत संसद और राज्य विधान मंडलों दोनों के पास अल्पसंख्यकों और उनके हितों की रक्षा के लिए कानून बनाने की समानांतर शक्तियां हैं। वर्तमान में केवल केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 की धारा 2C के तहत अधिसूचित समुदायों को ही अल्पसंख्यक माना जाता है। इसके तहत मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन समुदायों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है। अल्पसंख्यकों के लिए संविधान के प्रावधान की बात की जाए तो संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन अनुच्छेद 29, 30 और 350A में इस शब्द का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण होना चाहिए। अनुच्छेद 30 में ये प्रावधान किया गया है कि अल्पसंख्यकों द्वारा शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और देखरेख करने का अधिकार शामिल है। वहीं अनुच्छेद 350B में राष्ट्रपति द्वारा भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त किए जाने का प्रावधान किया गया है। इस अधिकारी का कर्तव्य भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों को प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच करना है। अगली खबर अंतरिक्ष क्षेत्र से है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का अनुमानित आकार या मूल्य तकरीबन 36,795 करोड़ रुपए है। भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का मूल्यांकन करने का अपनी तरह का ये पहला अध्ययन किया गया है। ये अध्ययन सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज यानी CDS तथा भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। और आइए अब जानते हैं इस अध्ययन के तहत उजागर किए गए अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के मुख्य निष्कर्षों के बारे में। इस उभरती अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में प्रमुख हिस्सेदारी स्पेस एप्लीकेशंस की है। वर्ष 2020-21 में इसकी हिस्सेदारी 73.57% थी। इसके बाद अंतरिक्ष अभियान और विनिर्माण का स्थान है। GDP के प्रतिशत के रूप में भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का आकार वर्ष 2011-12 में 0.26% था, जो घटकर वर्ष 2020-21 में 0.19% हो गया। GDP के संबंध में वैश्विक स्तर पर भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का हिस्सा केवल 2% है। GDP के संबंध में भारत द्वारा अंतरिक्ष क्षेत्र में चीन, जर्मनी, इटली और जापान से अधिक, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस से कम खर्च किया जाता है। अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के तहत अंतरिक्ष से जुड़े महत्वपूर्ण और मानव के लिए लाभप्रद व्यापक गतिविधियों और अंतरिक्ष संसाधनों के उपयोग को शामिल किया जाता है। इनमें शामिल है अंतरिक्ष का अन्वेषण करना, अंतरिक्ष से संबंधित अनुसंधान करना, अंतरिक्ष से संबंधित समझ को बेहतर बनाना, अंतरिक्ष संसाधनों का प्रबंधन और उसका उपयोग करना। इसीलिए भारत में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस। यह अंतरिक्ष विभाग के तहत गठित एक स्वतंत्र नोडल एजेंसी है। इसका कार्य अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियों की अनुमति प्रदान करना है। और दूसरा है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की बढ़ती मांगों को पूरा करने और उभरते वैश्विक अंतरिक्ष व्यापार का वाणिज्यिक रूप से दोहन करने के उद्देश्य से की गई है। इसके अलावा हाल ही में पारंपरिक उपग्रह संचार के लिए स्पेसकॉम और सुदूर संवेदन क्षेत्रों को उदार बनाने के लिए स्पेस RS नीतियों का मसौदा जारी किया गया है। साथ ही अंतरिक्ष क्षेत्र से संबंधित 2 स्टार्टअप्स अग्निकुल और स्काई रूट की स्थापना की गई है। इनके साथ अंतरिक्ष विभाग ने एक व्यापक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसके तहत इन्हें स्पेस लॉन्च व्हीकल की उप प्रणाली और प्रणाली के विकास एवं टेस्टिंग के लिए इसरो की सुविधाओं और विशेषज्ञता तक पहुंच प्रदान की जाएगी।
भारत वेब 3 का हब बनने की ओर बढ़ रहा है। हाल के रुझानों के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि भारत के उद्यमियों, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और स्टार्टअप्स द्वारा वेब 3 के लिए वैश्विक ऐप और प्लेटफॉर्म बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाएगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि हाल ही में इनके द्वारा काफी संख्या में नई भर्तियां की गई हैं। इसके अलावा भारत में वेब 3 से संबंधित अत्यधिक स्टार्टअप्स और डेवलपर्स मौजूद हैं। साथ ही भारत दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेट उपभोक्ता बाजारों में से भी एक है। इस तरह से भारत वेब 3 के संबंध में लाभप्रद स्थिति में है। वेब 3 या वेब 3.0 इंटरनेट की तीसरी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है। इसके तहत वेब का विकेंद्रीकृत संस्करण बनाने के लिए ब्लॉकचेन आधारित तकनीकों का उपयोग किया जाता है। वेब 3 के कई लाभ हैं। इसकी विकेंद्रीकृत प्रकृति एकल बिंदु वाले वेब की विफलता से जुड़ी समस्याओं का समाधान करती है। इस तरह से ये अधिक विश्वसनीय है। इसके तहत अब बड़ी कंपनियां इंटरनेट के किसी भी पहलू को नियंत्रित नहीं कर सकती हैं। इससे अब इंटरनेट के पर्सनलाइजेशन में वृद्धि होगी। ये मध्यस्थ की भूमिका को समाप्त करके पीयर टू पीयर यानी विक्रेता से खरीदार लेन देन को संभव बनाता है। इस तरह से इसके तहत बाधा रहित सेवाएं प्रदान की जा सकेंगी। ये अधिक रोजगार और अवसर पैदा करेगा। साथ ही इससे अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। हालांकि वेब 3 के समक्ष कई चुनौतियां भी मौजूद हैं, जैसे कि मेटा डेटा और डेटा प्राइवेसी पर नियंत्रण के लिए डेटा संबंधी मानकों की कमी है। इसकी विकेंद्रीकृत प्रकृति से निगरानी और विनियमन संबंधी कठिनाइयां और बढ़ सकती हैं। इससे साइबर अपराध, ऑनलाइन दुर्व्यवहार आदि में वृद्धि हो सकती है। क्रिप्टो करेंसी, नॉन फंजिबल टोकन आदि के संबंध में कानूनी स्पष्टता का अभाव बना हुआ है। इसके अलावा एक नए उद्योग के रूप में इसकी वास्तविक मंशा और पूरी क्षमता को समझना भी एक चुनौती भरा काम है। और आइए अब आपको बताते हैं इंटरनेट कंजम्पशन की तीनों स्टेजेस के बारे में। इसके तहत वेब 1 1990 से 2005 के बीच था। इसमें डेटा को सर्वर्स के फाइल सिस्टम में रखा जाता था। उदाहरण के तौर पर स्टैटिक वेब पेजेस। इसमें डेटा का भंडारण वेब पेज का संचालन करने वाली कंपनियां करती थी। और लेन देन की बात करें तो इसके तहत कोई लेन देन संभव नहीं था। वहीं वेब 2 2005 से अब तक है। इसमें डेटा का भंडारण ऑन प्रेमिसेस या क्लाउड में किया जाता है। उदाहरण के लिए उपयोगकर्ता द्वारा उत्पन्न कंटेंट जैसे सोशल मीडिया और वेब एप्लीकेशन जैसे ई कॉमर्स आदि। इसमें डेटा का मालिक एप्लीकेशन होस्ट करने वाली कंपनियां या क्लाउड सेवा प्रदाता होता है। इसके तहत भुगतान गेटवे द्वारा मुद्रा संबंधी लेन देन किया जाता है। और अब बात करते हैं अगले चरण यानी वेब 3 की। ये 2021 और इससे आगे होगा। इसमें डेटा का भंडारण ब्लॉकचेन के तहत कई नेटवर्क में वितरित होता है। उदाहरण के लिए NFTs या क्रिप्टो करेंसी लेन देन। इसमें डेटा का कोई भी मालिक नहीं होता है। इसमें लेन देन क्रिप्टो टोकन का उपयोग करके किया जाता है। और आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। बुखारेस्ट 9। हाल ही में रूस ने ये दावा किया था कि नाटो पूर्व की ओर अपना विस्तार कर रहा है। हालांकि बुखारेस्ट 9 ने रूस के इस दावे को खारिज कर दिया है। बुखारेस्ट 9 पूर्वी यूरोप में 9 नाटो देशों का एक समूह है। ये समूह शीत युद्ध की समाप्ति के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य संगठन नाटो का हिस्सा बन गया था। B9 की स्थापना वर्ष 2015 में हुई थी। इसका नाम रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट पर रखा गया था। B9 के सभी सदस्य यूरोपीय संघ और उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन का हिस्सा हैं। B9 समूह के सदस्य हैं रोमानिया, पोलैंड, हंगरी, बुल्गारिया, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया और 3 बाल्टिक देश एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। B9 इस बार पीटी के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। वित्त विधेयक 2022। लोकसभा ने वित्त विधेयक 2022 को पारित कर दिया है। ये क्रिप्टो परिसंपत्तियों सहित नए कर ढांचे को प्रभावी बनाता है। इस विधेयक की मुख्य विशेषताएं ये हैं कि ये आभासी डिजिटल परिसंपत्तियों को परिभाषित करता है। इसमें ऐसी परिसंपत्तियों के सभी हस्तांतरणों से होने वाली आय पर 30% कर लगाने का प्रस्ताव है। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स यानी वीडीए के हस्तांतरण से होने वाले नुकसान को दूसरे वीडीए से होने वाली आय या लाभ के साथ सेट ऑफ करने की अनुमति नहीं दी गई है। सेट ऑफ यानी कि समायोजित करना। दूसरे शब्दों में वीडीए से होने वाले किसी भी घाटे को लाभ के साथ समायोजित नहीं किया जा सकेगा। अधिभार यानी कि सरचार्ज और उपकर यानी सेस की कटौती को कम दर्ज की गई आय समझा जाएगा और उस पर 50% जुर्माना लगाया जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अतिरिक्त 6 महीने के लिए विस्तार प्रदान किया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को वित्त मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020 में शुरू किया गया था। इसे निर्धन लोगों को कोरोना महामारी के विरुद्ध लड़ने में मदद करने के लिए शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत कवर किए गए लाभार्थियों को प्रति माह 5 किलोग्राम अतिरिक्त खाद्यान्न निःशुल्क प्रदान करना है। सभी राशन कार्ड धारक और अंत्योदय
व अन्य योजना द्वारा चिन्हित लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। भारतीय खाद्य निगम खाद्यान्नों की खरीद और वितरण के लिए नोडल एजेंसी है। सतह से हवा में मार करने वाली मध्यम दूरी की मिसाइल। डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर में MRSAM यानी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के इंडियन आर्मी वर्जन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ये सतह से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है। इसे भारत और इजराइल द्वारा संयुक्त रूप से भारतीय थल सेना के उपयोग के लिए विकसित किया गया है। MRSAM एक उच्च और त्वरित प्रतिक्रिया वाली और लंबवत लॉन्च की जाने वाली एक सुपरसोनिक मिसाइल है। इसे शत्रु की ओर से हवाई खतरों जैसे कि मिसाइल, विमान, गाइडेड बम, हेलीकॉप्टर आदि को निष्क्रिय बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके विभिन्न संस्करणों का उपयोग थल सेना, नौसेना और वायुसेना द्वारा किया जाता है। एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र यानी ICCC आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आरंभ की गई एक पहल है। इसे हाल ही में चंडीगढ़ में शुरू किया गया है। ICCC संचालन, प्रबंधन, डे टू डे एक्सेप्शन हैंडलिंग और आपदा प्रबंधन के लिए प्रमुख केंद्र के रूप में कार्य करता है। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत 100 नागरिक अनुकूल और आत्मनिर्भर शहरी बस्तियों के विकास का प्रावधान किया गया है। इसमें एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में प्रत्येक शहर के लिए ICCC को स्थापित किया जाना शामिल है। इसकी एक अनूठी विशेषता रियल टाइम डेटा विजुअलाइजेशन है, जिसका विश्लेषण प्रशासन द्वारा सुधारात्मक कदम उठाने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए किसी क्षेत्र में किसी विशेष रोग के प्रसार के संदर्भ में। अर्थ आवर का आयोजन विश्व वन्यजीव कोष WWF द्वारा किया जाता है। इसे हर वर्ष 26 मार्च को विश्व स्तर पर आयोजित किया जाता है। अर्थ आवर के लिए इस वर्ष का थीम शेप आवर फ्यूचर था। ये व्यक्तियों, परिवारों, समुदायों और व्यवसायों को पृथ्वी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के प्रतीक के रूप में 1 घंटे के लिए अपनी गैर जरूरी लाइट्स को बंद करने के लिए प्रोत्साहित करता है। WWF एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना वर्ष 1961 में हुई थी और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में स्थित है। अंतः सहजीविता एंडोसिम्बाइसिस माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की उत्पत्ति के लिए एंडोसिम्बायोटिक परिकल्पना से ज्ञात होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया विशेष बैक्टीरिया का वंशज है। ये बैक्टीरिया पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया है। एंडोसिम्बायोसिस सहजीवन का एक प्रबल रूप है, जिसमें 2 जीवों में से एक को दूसरे द्वारा कैद कर आंतरिकृत यानी इंटरनलाइज किया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि वे कोशिका के भीतर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करने में मदद करते हैं, जो कि इसे शक्ति प्रदान करते हैं। बामियान बुद्ध। तालिबान चीन से निवेश प्राप्त करने की आशा में बामियान बुद्ध प्रतिमाओं का संरक्षण कर रहा है। ये प्रतिमाएं या मूर्तियां अफगानिस्तान की मध्य उच्च भूमि में हिंदू कुश में स्थित हैं। बामियान बुद्ध की प्रतिमाएं 5वीं शताब्दी ईस्वी की हैं। यहाँ बलुआ पत्थर की एक प्राचीन प्रतिमा को कभी विश्व भर में बुद्ध की सबसे ऊंची मूर्ति माना जाता था। इन प्रतिमाओं को स्थानीय रूप से सलसल और शामामा के नाम से जाना जाता है। ये गुप्त, ससानी और यूनानी कलात्मक शैलियों के संगम का महान उदाहरण थी। वर्ष 2001 में तालिबान ने दोनों प्रतिमाओं को नष्ट करना शुरू कर दिया था। इसके बाद यूनेस्को ने वर्ष 2003 में विश्व धरोहर स्थलों की अपनी सूची में इन अवशेषों को शामिल किया। बैंगलोर रोज प्याज को वर्ष 2015 में भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग का दर्जा प्राप्त हुआ था। ये प्याज की अनूठी किस्म है जो केवल बैंगलोर यानी कर्नाटक और उसके आसपास पाई जाती है। इसे गुलाबी एरुल्ली के नाम से भी जाना जाता है। ये चपटे आधार, गोल आकार और गहरे लाल रंग वाला और तीखेपन से भरा होता है। इसमें प्रोटीन, फास्फोरस, आयरन और कैरोटीन का उच्च स्तर पाया जाता है। ये दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में लोकप्रिय है, जहां इसका उपयोग मसालेदार प्याज यानी कि प्याज का अचार बनाने के लिए किया जाता है। इसे निर्जलीकृत करके प्याज का पाउडर भी बनाया जाता है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए और अगर आपको हमारा कंटेंट और खबरें पसंद आ रही हैं तो इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।